अल्टरनेटर के बारे में। तो हेडिंग डालो अल्टरनेटर। क्या करता है भाई? ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? को ऐसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको भी चालू करना है। उसको भी सही कर, मेरी तरफ है, वो किधर जा रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके द्वारा देते हैं भाई प्राइम मूवर द्वारा। प्राइम मूवर यानी हत्था लेके आप पकड़ के घुमाओगे, और या फिर आप नहीं घुमाओगे तो किसके द्वारा घुमाते हैं? ईंधन के द्वारा। पेट्रोल डीजल डाल देते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। घूमने के कारण हमारे पास विद्युत सप्लाई प्राप्त होगी, तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है भाई? ऐसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हमारे पास ऐसी उत्पन्न कर रहा है, ऐसी उत्पन्न कर रहा है तो आवर्ती भी है। और आवर्ती अपने घर में कितनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज चाहिए तो गति क्या होनी चाहिए? नियत। तो ये नियत गति पर संचालित होता है। यह नियत गति पर संचालित होता है। नियत गति पर संचालित है तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस किसे कहते हैं? जो नियत गति पर संचालित है। अब लेकिन ये मोटर नहीं है, ये क्या है? जनरेटर है। तो आप इसे क्या कहेंगे? सिंक्रोनस जनरेटर। अब सबसे पहले इसको सप्लाई प्रदान करनी पड़ेगी एक उत्तेजक के रूप में। उत्तेजक के रूप में सप्लाई प्रदान करेंगे तो फिर इसको प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें एक सप्लाई तो इसको प्रदान करनी पड़ेगी। वो सप्लाई होती है डीसी, जिसे हम कहते हैं उत्तेजक के रूप में, एक्साइटर। एक्साइटर के रूप में या तो बैटरी काम ले लो, या संट या कंपाउंड जनरेटर को काम ले लो, जो 110 से 250 वोल्ट के बीच में इसको वोल्टेज क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो उत्तेजक इसमें क्या आएगा? सिंगल है, डबल है? सिंगल। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? द्वि उत्तेजक। उसमें एक तो 3 फेज सप्लाई भी देनी पड़ेगी और एक उत्तेजक देना पड़ेगा। इसमें केवल और केवल क्या देना पड़ता है? उत्तेजक। ये है एकल उत्तेजक मोटर होती है। एसी की खास बात है कि उसमें कम्यूटेटर नहीं होता, उसमें क्या होता है? स्लिप रिंग। और पूछा जाए एसी और डीसी मशीनों में, बताइए कि कौन किस युक्ति के द्वारा आप पहचान पाते हो कि ये डीसी मशीन का भाग है? कम्यूटेटर द्वारा। स्टेटर सब में होगा, रोटर सब में होगा, लेकिन आप देखोगे कम्यूटेटर किस में होगा? डीसी में। और एसी में कौन सा होगा? स्लिप रिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है भाई? एकल उत्तेजक मोटर, एकल उत्तेजक मशीन होती है। ये एकल उत्तेजक मशीन होती है। ठीक है। और अल्टरनेटर की जनरेटर, डीसी जनरेटर की तुलना में इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च। इसलिए आजकल सबसे ज्यादा किसको काम लेते हैं? इसको। तो आपातकालीन स्थिति में भी काम में ले सकते हैं और टरबाइन के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। अल्टरनेट टरबाइन के रूप में आता है ना, बड़े बड़े स्टीम टरबाइन है, हाइड्रो टरबाइन है, वो भी तो अल्टरनेटरी है। वो क्या होता है हमारे पास? अल्टरनेटरी होता है। तो आप ये लिख दो, अल्टरनेटर है छोटे आकार के आपातकालीन उपयोग टरबाइन होते हैं। करो नोट भाई। रिवीजन कर लिया मॉड्यूल 1 का? नहीं किया अभी तक? किस किसने मॉड्यूल 1 का रिवीजन पूरा कर लिया? हाथ खड़ा करो। इतने जड़ों ने। बाकी बाकी क्या काम आए हो इधर? और मैंने तो आपको बहुत बड़े टारगेट भी नहीं दिया, मॉड्यूल 1 का ही तो बोला है। कल मैं वापस पूछूंगा, हाथ खड़े करूंगा।
ठीक है भाई, ओके। अब हमारे पास ये अल्टरनेटर की बॉडी होती है। तो ये अल्टरनेटर की क्या है भाई, बॉडी। बॉडी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, योक। योक को एक और क्या नाम कहते हैं भाई, फ्रेम। बॉडी, योक या फ्रेम। ठीक है भाई, ओके ओके। अब देखो कि हमारे पास बॉडी किसकी बनी होती है भाई, वही है जो आपने डीसी में लिखा है। छोटी मशीन में किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीन में किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील की। तो छोटी मशीन में कास्ट आयरन की और बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की। अब सवाल है कि बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यहां पर इसकी चुंबकशीलता क्या रखोगे भाई, ज्यादा। चुंबकशीलता ज्यादा होने के कारण दक्षता भी क्या होगी, ज्यादा। और बड़ी मशीनों में मजबूती भी क्या चाहिए, ज्यादा। इसलिए भी किसको प्रयोग करोगे, स्टील को। बॉडी का कार्य क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे भाई इसका कार्य हो गया यांत्रिक सुरक्षा। कार्य क्या हो गया भाई, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। किसका कार्य हो गया भाई, बॉडी का। ठीक है। जो ये बॉडी होती है, इस बॉडी के नीचे की तरफ जो भाग इस प्रकार से लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, बेड प्लेट। जिसके ऊपर ये टिक्का रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, बेड प्लेट। तो ये बेड प्लेट होता है। और बेड प्लेट लगाने से मशीन थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऊंचाई पर आ जाती है। ठीक है। और दूसरा होता है कि ये जो मशीन के इधर एक भाग है, जिधर हम क्या लगाते हैं भाई, टर्मिनल बॉक्स। ये हमारे पास कौन सा बॉक्स होता है भाई, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स में क्या निकलेगा भाई, टर्मिनल। जो सप्लाई क्या करेगा, प्राप्त करेगा, वो टर्मिनल बॉक्स होता है। ठीक है। टर्मिनल बॉक्स में हमारे पास सप्लाई के तार जो निकलेंगे, वो सप्लाई के तार तो हमारी सप्लाई उत्पन्न होगी तो आ गया ना भाई। तो यहां पर हमारे पास सप्लाई उत्पन्न होती है, तो ये हमारे पास क्या लगा होता है, आर्मेचर। आर्मेचर किसके ऊपर है, स्टेटर के ऊपर। मैं इसको इंडिकेटिंग रूप में बना देता हूं ताकि आपको मालूम रह जाए। ठीक है ना भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, आर्मेचर। ठीक है। अब देखो कि ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये तो आर्मेचर वाइंडिंग है ना भाई। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये हमारे पास क्या कार्य करेगी भाई, ईएमएफ उत्पन्न। काम क्या करेगी, ईएमएफ उत्पन्न करेगी। तो ईएमएफ उत्पन्न करने का, ईएमएफ उत्पन्न करती है, क्या करती है भाई, तो आप कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो क्या करेगी, हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न करेगी। ठीक है। और यहां से सप्लाई के टर्मिनल क्या निकलेंगे, बाहर। टर्मिनल बॉक्स से क्या निकलेंगे, टर्मिनल। अब पूछा जाए कि टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। टर्मिनल टोटल कितने होते हैं, 6। जिनमें से 3 तो हमारे पास क्या बढ़ेंगे, स्टार। यदि उन 3 को कनेक्शन करोगे तो स्टार संयोजन आएगा, और दूसरे 3 का संयोजन करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा। आप चाहें तो डी स्टार से आउटपुट ले सकते हैं, चाहे तो डेल्टा से ले सकते हैं। तो टर्मिनल कितने होते हैं हमारे पास, 6। ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग यहां पर है, तो यहां आर्मेचर घूमने वाला भाग है, स्थिर भाग है, स्थिर भाग है। तो आर्मेचर हमारे पास यहां है जो स्थिर भाग होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित है। जो ये अंदर का भाग जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, ये आर्मेचर किसका बना होता है, ये बताइए भाई, सिलिकॉन स्टील का। आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारे पास अंदर की तरफ होता है, ये है हमारे पास शाफ्ट। ठीक है। और शाफ्ट के साथ रोटर है। ये अंदर वाला भाग शाफ्ट है, बाहर वाला हमने घूमने वाला भाग क्या हो गया भाई, रोटर। अब इस रोटर के ऊपर क्या स्थापित होते हैं, पोल। पोल बताइए किस पर स्थापित होते हैं, रोटर पर स्थापित होते हैं। पोल हमारे पास किस पर स्थापित होते हैं, तो पोल होते हैं हमारे पास रोटर पर।
ठीक है। अब हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास पोल के ऊपर वाइंडिंग होती है। जो पोल के ऊपर वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं भाई? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी सप्लाई प्रदान करते हैं? डीसी। डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ये हमारे पास वाइंडिंग कौन सी है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है? तो ये फील्ड वाइंडिंग कार्य है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। ये क्या उत्पन्न करेगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। क्या काम करेगा? चुंबकीय फ्लक्स। ये सारा लॉजिक हमने डीसी मशीन पढ़ा, वही लॉजिक है। केवल क्या है कि आर्मेचर स्थिर है, रोटर क्या हो रहा है? घूम रहा है। आर्मेचर किसके ऊपर है? स्टेटर पर। और पोल किसके ऊपर है? रोटर पर। पोल किसके ऊपर है? रोटर पर। ठीक है ना? पोल के आगे हम देखेंगे दो प्रकार, ये तो मैंने इंडिकेटिव बनाए। पोल दो प्रकार होते हैं, एक होता है सेलिएंट और एक होता है सिलेंड्रिकल। उसका डायग्राम भी आपको दिखा देंगे, ये रहा सेलिएंट और सिलेंड्रिकल का। करो इसको नोट। ये सारी चीजें आपको आती है, ऐसा कोई नया इसमें कुछ है नहीं, यदि आपने डीसी मशीन का पार्ट्स पढ़ा है तो। कल मॉड्यूल 1 की क्लास करते हैं क्या? थोड़ी बड़ी मॉड्यूल 1 के सवाल का पूरा रिवीजन करवा देते हैं, 100 सवा 100 सवाल का। आप आ जाना सुबह 8 बजे, 8 से 10, 10:30 जितने बजे तक हो जाएगा। 100 सवा 100 सवाल का हम रिवीजन कर लेंगे आराम से पूरा, जैसे हमने संडे को किया ना वैसा फटाफट फटाफट। लेकिन मॉड्यूल 1 अपनी तरफ से पूरा पढ़ जाना। पढ़ जाओगे तो अच्छा महसूस होगा, नहीं तो क्या ही महसूस होगा। पहला टारगेट है मॉड्यूल 1 पक्का करना अपना, पहला ही टारगेट। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं, जिस दिन से आपका ये डेट आई है कि मॉड्यूल 1 पक्का कर लो, उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जिसका मॉड्यूल 1 पक्का, मॉड्यूल 2 तो जल्दी पक्का हो जाता है। फिर उसका टाइम पड़ा है, मशीनें पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। पूरे टाइम मशीनों को पढ़ना है, लास्ट में मशीनों पढ़ के उत्तर देकर आना है परीक्षा में।
कल मॉड्यूल 1 पूरा रिवीजन करा देंगे। परसों आपका क्लासरूम में टेस्ट होगा मॉड्यूल 1 का ही। ठीक है। फिर भी मॉड्यूल 1 आपका पक्का नहीं होगा, फिर आप जानो और आपका काम जाने भाई। फिर मैं तो कर ही क्या सकता हूँ, मैं सारे तो सब प्रकार के चैप्टर वाइज सवाल मैंने करा दिए, मिक्स सवाल करा दूंगा, टेस्ट ले लूंगा। फिर वो एक मॉड्यूल ही नहीं हुआ तो मैं क्या ही करूंगा बताओ। मेरे पास तो क्या इलाज है। और मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए मॉड्यूल 1 तो पक्का होना जरूरी है। ये तो सबसे पक्का ही चाहिए। फिर मॉड्यूल 1 पक्का होते हैं, मॉड्यूल 2 तो जल्दी से पक्का कर लेंगे। हैं? फर्स्ट है? कौन सा है? 15 50 में कम से कम 15 तो आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलो। और अब की बार जो बाकी जगह तो सिलेबस घटाया है, तो सिलेबस तो पूरा पूरा बचा हुआ मॉड्यूल 1 और मशीन का ही है ढंग से। मॉड्यूल 1 और मशीन में तो घटाया हुआ नहीं है, बाकी सब जगह तो इधर उधर कम ही कर दिया। चौथे में तो वैसे भी सवाल कम ही पूछते हैं। दूसरे में 4-5 टॉपिक घटा दिया, टूल्स हटा दिया उन्होंने, सोल्डरिंग हटा दिया उन्होंने, सुरक्षा स्वास्थ्य उन्होंने हटा दिया, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हटा दिया। तो बचा कौन सा है? कम बचा कि नहीं बचा? और जहां जाओगे मॉड्यूल 5 में, उनमें प्रदीप्ति उन्होंने हटा दिया, और एक उत्पादन उन्होंने दिया नहीं। तो जो पूरा प्योर रूप से तो पहला और तीसरा ही सबसे ज्यादा है, नहीं है? सिलेबस क्या यही रहा है भाई। देखो प्री में तो सिलेबस अकॉर्डिंग चल के देख ही लेते हैं। मेंस में तो यदि सिलेबस प्री में सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, तो भी आप मेंस में जो चैप्टर नहीं है वो भी आप पढ़ोगे जबरदस्ती। मैं कहूंगा नहीं पढ़ो तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं सर पढ़ना पड़ेगा, क्या पता पूछ लिया तो है। हाँ तो भरोसा कुछ नहीं है ना। स्टेट एग्जाम में कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में बिहार की परीक्षा थी, स्टेट एग्जाम के सिलेबस में कहीं पर भी ड्राइंग नाम नहीं लिखा होता, सवाल आए थे 3-3 4-4 ड्राइंग के सवाल। अब की बार एएलपी का पेपर हुआ था, उन्होंने पार्ट बी में ड्राइंग वर्कशॉप के है ही नहीं, केवल ट्रेड है, लेकिन ड्राइंग और उसके अलावा पूछ ली, त्रिकोणमिति भी डाल दी उसमें। ठीक है। तो ये करने में कुछ भी कर सकते हैं, कौन रोके इनको। और एएलपी में तो 10-10 सवाल पूछे टूल्स के, फिटर वाले टूल लाके डाल दी इधर। क्या ही कर लेते हैं भाई अपन, है कि नहीं। तो बस एक चीज मैं आपको कॉमन याद दिला देता हूं, जो ढंग से पढ़ते सभी बच्चे, जब परीक्षा देने जाओ और पेपर खतरनाक टफ आए तो टेंशन नहीं लेना, सबके लिए टफ है। इतना ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए टफ है, कोई आपके लिए तो है नहीं अकेला। तो जो उस समय अपने आप को संभाल पाता है वो परीक्षा पास कर लेता है, इतना ही तो फर्क होता है। लिख लिया। और पेपर आसान आए तो आपको हवा में उछलना नहीं होता है। ये भी बड़ी गड़बड़ियां कराता है, बोले आप में से कई जने धोखे खाए हुए होते हैं। पेपर आसान आता है तो उसको इतना आसान लगता है, वो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, वो गलत कर देता है दो चार एक। ये होता है। पेपर आसान भी बड़ा धोखा करता है। आसान पेपर है। फोर्थ ग्रेड में तो कोई भी एग्जाम से हो, जब पेपर बहुत आसान, टेक्नीशियन हुआ रेलवे वाला टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चों के साथ, उन्होंने कहा कि पेपर है बहुत आसान है, करते गए ढंग से ऑप्शन नहीं पढ़े, फिर पता चला थोड़ी सी गलती रहेगी, थोड़ी गलती रहेगी तो हो गया 2-4 नंबर गड़बड़, 2-4 गड़बड़ तो सीधा मामला फेल। इसलिए ज्यादा आसान आए तो हवा में नहीं जाना है, ज्यादा टफ आए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको अपने होश संभालने, पेपर को अटेंड करना है। आपको ये समझना है कि आसान है तो सबके है, टफ है तो सबके। बस इतना सा समझना है, इतना सब ये जरूरी होता है। आसान पेपर सबसे ज्यादा धोखा करता है, टफ से भी। टफ में तो कंफर्म था ना टफ है, आसान में तो इतना आसान आपको लगता है कि आप पूरा सवाल ही नहीं पढ़ते बाद में, है कि नहीं। तो ये मामला है, क्योंकि जब आपसे सवाल हो रहे होते हैं ना, तो आपका दिमाग हवा में चला जाता है। फिर वो मौलिक आवश्यकता लिखो। मौलिक आवश्यकता बताइए क्या क्या है, बताइए भाई। मौलिक आवश्यकता क्या है आपको? सबसे पहले तो आप कहेंगे भाई आपको एक तो क्या चाहिए, स्टेटर चाहिए। स्टेटर है वो हमारे पास कौन सा भाग है भाई, स्थिर भाग। ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, रोटर चाहिए। रोटर हमारे पास कौन सा भाग होता है, घूर्णित भाग होता है। रोटर कौन सा भाग होता है, घूर्णित भाग, जो रोटेट करता है। तीसरा आपको चाहिए स्लिप रिंग। स्लिप रिंग चाहिए होती है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फास्फोरस ब्रॉन्ज की। फास्फोरस ब्रॉन्ज की। सामान्यतः स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है, डीसी सप्लाई प्रदान करना, सामान्यतः यही कार्य होता है। है?
अरे स्लिप रिंग का कार्य तो डीसी सप्लाई प्रदान करना है ना। ये डीसी सप्लाई, ये रोटर को दोगे तो रोटर को दोगे तार लपेटा नहीं खा जाएगा ऐसे। तो इसको सप्लाई प्रदान करने के लिए शाफ्ट के ऊपर इसको स्थापित किया जाता है। कहां पर स्थापित करते हैं? शाफ्ट पर। ऐसी सप्लाई थोड़ी देते हैं। ऐसी सप्लाई तो आपने लीड टर्मिनल से, यहां रिंग चाहिए क्या? अभी आपको नहीं चाहिए। तो डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए सप्लाई प्रदान कौन सी कर रहे हो? डीसी। चौथा क्या चाहिए? उत्तेजक। उत्तेजक कौन सा होता है? ये यही तो होता है उत्तेजक, एक्साइटर। और पांचों आप लिख दो, यांत्रिक ऊर्जा। हाँ भाई, तो आपके पास उत्तेजक के बारे में देख लेते हैं। एक्साइटर। उत्तेजक क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे इसे शाफ्ट के ऊपर स्थापित करते हैं। 110 से 250 वोल्ट के मध्य विभव प्रदान करना होता है। अल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है कि नहीं होता है? आवश्यक होता है। 110 वोल्ट से 250 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रदान करता है। बैटरी या शंट व कंपाउंड जनरेटर द्वारा, कंपाउंड जनरेटर द्वारा इसे शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। कहां पर स्थापित करते हैं भाई? शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। करो नोट। स्प्लिट रिंग होगी ना? स्प्लिट नहीं होगी, स्लिप होगी भाई। स्लिप रिंग ऐसी प्रकार की होती है। हाँ जी, ऐसी प्रकार की होती है। एक लाइन और लिखो। लेकिन यहाँ जो काम डीसी सप्लाई प्रदान करना है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अंदर बताओ स्लिप रिंग लगी तो स्लिप रिंग की संख्या 3 या 4 भी कर सकता हूं मैं। लाइन लिखवा दूंगा अभी तुरंत ही, नहीं तो आपको फिर दिक्कत रहेगी। सर जी, प्री व मेन के बीच कितना समय मिलता है? ढंग से पढ़ने वाले को बहुत अच्छा समय मिलता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप जब से आए हो, ढंग से पढ़ने वाले को प्री और मेंस में बहुत अच्छा समय मिलता है। कम पढ़ने वाले को बहुत कम समय मिलता है। यही प्री और मेंस के बीच समय का मामला है। प्री देखकर आओ तो आपको कंफर्म होना चाहिए प्री पास है, तब तो आपको बहुत समय मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ नहीं है। सिलेबस प्री और मेंस का तो सेम है, फिर आपको लेवल ही तो बढ़ाना है खुद का। और यदि आपको पता नहीं है कि रिजल्ट आने पे पता चलेगा तो फिर बाद में तो फिर इतना टाइम मिलेगा थोड़ा सा, है कि नहीं भाई? इसलिए बात इस चीज को ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा तैयारी अभी करनी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, कि ये कंफर्म हो प्री तो पास है। और वैसे पास हो जाएंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं प्री पास करना मेरी नजर में तो। बाकी आपकी नजर वाली काम आएगी भाई। मेरी नजर में तो प्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं तो ये कहता हूँ 20,000 बच्चे पास होंगे, 20,000 में नहीं आए तो फिर क्या ही आए, है कि नहीं भाई? सिंपल है, और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं ना। है फील्ड में? हाँ हाँ, टॉर्क एक्टिव पावर के कारण ही आएगा, फ्लक्स रिएक्टिव के कारण। टॉर्क एक्टिव पावर के कारण ही आएगा, इसलिए पावर खपत ही कौन करेगा? एक्टिव कराएगा। पावर खपत तो टॉर्क से ही होती है। टॉर्क होगा तभी तो पावर खपत होगी ना भाई, तो एक्टिव पावर पड़ेगा। लिख लिया? जल्दी करो जल्दी करो। अभी आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें मुझे बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है कि गतिशील है? गतिशील है। आर्मेचर क्या है? स्थिर। ठीक है, स्थिर आर्मेचर गतिशील चुंबकीय फ्लक्स, यही मुख्य रूप से होता है। तो हमें स्लिप रिंग कितनी चाहिए? 2।
स्लिप रिंग कितनी चाहिए भाई? 2। क्यों चाहिए? उत्तेजना के लिए। किसके लिए भाई? उत्तेजना के लिए, एक्साइटेशन के लिए 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता है। इसकी जगह यदि मान लो कि हमारे पास पोल और उनकी जगह बदल दे, डीसी की तरह कर दो। डीसी में पोल कहां पर थे? स्टेटर पर, और घूमने वाला भाग कौन सा था? आर्मेचर। ठीक है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र हो, पोल एक जगह स्थिर होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? स्थिर। और गतिशील आर्मेचर हो, तो आर्मेचर बीच में आ गए, वो गति कर रहा है, और वो गति कर रहा है तो वहां से आउटपुट लेना है। आउटपुट लेना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्लिप रिंग। जो गति कर रहा है वहीं तो स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। यहां गति कौन कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स, तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। यहां कौन है? आर्मेचर, तो आर्मेचर रिंग लगानी पड़ेगी। तो यहां पर हम इनपुट दे रहे थे, इसमें इसमें आउटपुट देंगे। तो बताओ कि इसमें 2 कंडीशन आएगी। यदि स्टार है, मैंने कहा टर्मिनल 6 होता है, स्टार से लोगे तो कितने स्लिप रिंग है? 4 स्लिप रिंग। और डेल्टा होगा तो स्लिप रिंग कितना होगा? 3। ये करो नोट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपको कुछ भी नहीं लिखे हैं, पूछे अल्टरनेट में कितनी स्लिप रिंग होती है? 2। भाई कुछ भी नहीं लिखे तो क्या कहोगे? 2। वाइंडिंग चैप्टर सिलेबस में है या नहीं? होता है। वाइंडिंग तो सब मशीनें पढ़ते हैं, वाइंडिंग तो होता ही है। कल वाइंडिंग पढ़ लेंगे अपन, कल परसों 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा वाइंडिंग। इसमें हाँ है, स्टेटर के द्वारा, एक्साइटर के द्वारा आर्मेचर को नहीं देते हैं। आर्मेचर से सप्लाई लेते हैं, फील्ड को सप्लाई देते हैं। आर्मेचर का कार्य क्या होगा भाई? आर्मेचर से तो आउटपुट लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग यहां से टर्मिनल आउटपुट लेंगे। आर्मेचर को सप्लाई थोड़ी दी हमने, किसको दी? फील्ड को। क्यों? एक्साइटेशन करने के लिए, उत्तेजना प्रदान करने के लिए, कि तू चुंबकीय फ्लक्स बना, फिर मैं घुमाऊं, चुंबकीय फ्लक्स काटने लगेगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग बता दो। स्प्लिट रिंग होती है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में, उसका कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर कहते हैं, और वो कठोर कर्षित तांबे की बनी होती है। स्लिप रिंग का बहुत बड़ा काम नहीं होता, स्लिप रिंग का काम होता है स्लिप होना। साफ्ट घूमेगी तो यदि तार डायरेक्ट डालोगे सीधा, तार भी घूमेगा, तार लपेटा खाएगा। तो तार घूमे नहीं, एक जगह रह जाए, तो हमने तार लगाया तो ये स्लिप रिंग क्या करेगा? स्लिप हो जाएगा। तो साफ्ट घूम जाएगी और ये ऊपर क्या रह जाएगा? स्थिर। स्लिप होगा तभी तो स्थिर रहेगा। ये स्लिप रिंग का कार्य है। लिख लिया भाई। एक अल्टरनेटर में आवर्ती पहले देख लेते, चलो। अल्टरनेटर में आवर्ती, ध्यान से देखना भाई। पी बराबर, सॉरी, एफ बराबर क्या होता है भाई? पी एन बटा 120। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमेशा ही पूछा जाता है, आसान है, फ्री का नंबर होता है। पी क्या होता है? पोलों की संख्या। पी क्या है? पोलों की संख्या। और हमारे पास एफ क्या होती है? आवर्ती। आवर्ती किस में होती है? हर्ट्ज में। और एन क्या होती है? घूर्णन गति। एन क्या होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति बताइए किस में होगी? आरपीएम में होती है। ठीक है। अब मैं यहां पर 2 सवाल दे देता हूं। एक सवाल है, यदि पोल मेरे पास है 6 और घूर्णन गति है हमारे पास 1000 आरपीएम, तो आप मुझे बताइए आवृत्ति कितनी होगी। दूसरा सवाल है, मेरे पास पोल यदि मेरे पास है 4, आवृत्ति है मेरे पास 60 हर्ट्ज, नहीं, आवृत्ति है मेरे पास 75 कर देता हूं, 75 हर्ट्ज, तो गति कितनी होगी? करो।
तीसरा है आवर्ती है 60 हर्ट्ज, पोल है 4, नहीं नहीं, आवर्ती 60 हर्ट्ज, पोल की संख्या पूछ लेते हैं। गति है 600 आरपीएम, पोल की संख्या। भाई तीन चीजें हैं, तीनों में से कोई सा भी पूछ लेगा, कोई सी भी दो देके तीसरी पूछेगा, निकाल लो। कोई सी भी दो देके तीसरी पूछेगा। ट्रांसफॉर्मर कब पढ़ेंगे? जब वाइंडिंग पूरी हो जाएगी तो ट्रांसफॉर्मर शुरू कर देंगे। तुम कब पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे ऐसे रह जाओगे। तुम ये देखो मॉड्यूल 1 पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले ये देखो तुम। मैं आपको बार बार ऐसे तुक्के नहीं मार रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं तो प्लानिंग से ही बता रहा हूं। मैंने आपको कहा भी था 4-5 तारीख तक मॉड्यूल 1 क्या हो जाना चाहिए पक्का। उसके बाद 2 या 3 दिन लगता है मॉड्यूल सेकंड हो जाता पक्का, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। फिर आप आराम से जीके को ज्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि जीके में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 35 नंबर की है। ये भी तो मामला है ना भाई, प्री में तो जीके भी तो रोल निभाता है। आ गया? हो गया भाई। एफ बराबर क्या होता है? पी एन बटा 120। पी क्या है 6, एन कितना है 1000 बटा 120। काटो तो 0 से 0, 6 से काटा तो 2 बार, बराबर कितना हट जाएगा 50। दूसरा में क्या ज्ञात करना है? एन। एन ज्ञात करना तो आप क्या लिखेंगे? 120 गुणा एफ बटा पी। ठीक है, 120 गुणा एफ का मान कितना है 75 बटा पी का मान कितना है 4। 4 से काटा तो 3, 30, 75 दिए 225। यही हुआ भाई 2250 आरपीएम। और तीसरा है विद्युत। तीन सूत्र होते हैं इसमें, एक तो ये आया, एक विद्युत वाहक बल का आएगा, एक वोल्टेज रेगुलेशन का आता है। तीन सूत्र है, तीन में से ज्यादातर सवाल या तो इसके ऊपर पूछता है या वोल्टेज रेगुलेशन पे। बाकी कभी कभार पूछ ले तो विद्युत वाहक बल पूछ ले। P बराबर क्या आ जाएगा भाई? P बराबर करोगे तो 120 गुणा एफ बटा क्या आ जाएगा n। 120 गुणा एफ बटा n। 120, एफ कितना है 60, एन कितना है 600। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बराबर कितना है 12। बस हो गया।
लिख लिया भाई, जल्दी करो जल्दी करो। क्या हुआ? होगी, लगी हुई है ना, लगी हुई है तो होगी। सर वही लेंगे जो मैंने आपको कल नाम बताया था, कल पूछा था ना मेरे से, कल यहाँ पर शुक्र भाई थे आप, तूने तो पूछा था मेरे से, मैंने बताया नहीं नाम, बताया ना, वही वही पढ़ाएंगे। कौन से थे? हाँ, मैंने नाम बताया था भाई, मैंने कहा नहीं, सब चीजें सिस्टमेटिक, ऊपर नीचे कुछ है नहीं, वो तो सीधा सीधा है। और आपके सब्जेक्ट ही कितने हैं, ऊपर नीचे क्यों होगा इस मामले में? मेन सब्जेक्ट है दो, बाकी है सप्लीमेंट्री, इतना ही तो है। मेन सब्जेक्ट कितने हैं? दो है बस। ये लिख ले, एक लिखो अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण। अल्टरनेटर में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही है अल्टरनेटर, खुद ही, ठीक है ना। ने सिंक्रोनस जनरेटर मोटर बड़ी होती है, ने अल्टरनेटर बड़ा होता है, छोटा ही होता है, कुछ होता नहीं ज्यादा। सबसे मोटे मामले जो हैं वो आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, यही है मेन मेन। सबसे ज्यादा सवाल आपको इन्हीं के मिलते हैं। अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण है, समीकरण वही लिखना है जो आपने ट्रांसफॉर्मर में लिखा है। बताओ क्या है? ई बराबर 4.445 FN, ठीक है। अब दो आगे नाम मैं नए लिखता हूं, केपी गुणा केडी, ठीक है। हाँ, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केपी कहलाएगा पिच फैक्टर। ये हम कल वाइंडिंग पढ़ेंगे तब आ जाएगा हमारे पास, केडी आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केपी और केडी। केपी हमारे पास पिच फैक्टर है, केडी हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, अब ये तो हमारे पास आ गया। यदि हमारे पास आदर्श अवस्था में, या हम जब तक केपी और केडी को कंसिडर नहीं करते हैं, तो केपी और केडी बराबर क्या होता है? एक। यदि ये बराबर एक है तो ई बराबर क्या आ गया? 4.445 FN। किसका सूत्र है? ट्रांसफॉर्मर का। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 4.445 FT। आपको ज्यादातर किताब में टी मिलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़े, ध्यान से देखो। जेड बराबर होता है 2N कह दो, यहां कह दो 2T। एन लिखो चाहे टी लिखो, ये होता है नंबर ऑफ टर्न। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्न। और कुंडली में जब चक्कर लगाते हैं तो एक टर्न में कितने चालक होते हैं? दो, क्योंकि कुंडली हमारे पास इस प्रकार बनती है ना भाई, एक ये चालक साइड होती है और दूसरी ये चालक साइड होती है। तो एक कुंडली में कितने चालक माने जाते हैं? दो। तो आप कहेंगे जेड हमारे पास क्या है? चालकों की संख्या। जेड क्या होती है? चालकों की संख्या। तो सूत्र कौन सा है? ट्रांसफॉर्मर वाला सेम ही है, ई बराबर 4.445 FN, और दो गुणा एन को मैं क्या लिख दूंगा? जेड। इसलिए ई बराबर क्या बन जाएगा? 2.22 5 FZ, और जेड की जगह वापस लिख दो 2N। तो 2N, दो किसे गुणा करो, ये आएगा, एन का एन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारे पास सूत्र है। सूत्र से अलग से क्या याद करना? कुछ नहीं करना। सूत्र कौन सा है? ट्रांसफॉर्मर वाला। और आपने इसमें कुछ अलग से पढ़ा था क्या? ये जो आपने पहले पढ़ रखा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वही है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा था। और ये भी आपका सेम का सेम ही आपने ट्रांसफॉर्मर वाला पढ़ा। वोल्टेज रेगुलेशन भी कौन सा पढ़ोगे? ट्रांसफॉर्मर वाला। और जो पहले भाग पढ़ा था ये किसका था? डीसी मशीन वाला। क्या नया क्या पढ़ लिया इसमें? कुछ नहीं है वो, इसलिए तो अल्टरनेट ज्यादा कुछ है नहीं। लिखो, नोट करो।
लिख लिया भाई? एक लिखो क्वेश्चन, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हाँ भाई, क्वेश्चन है, थ्री फेज 8 पोल अल्टरनेटर केपी बराबर केडी बराबर 1, फ्लक्स है 30 मिली वेबर, चालकों की संख्या है, चालकों की संख्या है 1440 आरपीएम, नहीं नहीं, चालकों की संख्या 1440 है, और अल्टरनेटर की गति है, अल्टरनेटर की गति 750 आरपीएम। एफ भी ज्ञात कर लो और ई भी ज्ञात कर दो। एफ क्लास में टेस्ट पीडीएफ अपलोड करा दो। कौन सी टेस्ट की? कल जो टेस्ट लिया था वो आया ना, ऑनलाइन आया हुआ है, फ्री टेस्ट वाले खंड में आया हुआ है, तो फ्री टेस्ट के खंड में आया हुआ है। हो गया? एफ कितना आया? 50। एफ बराबर हो गया पी एन बटा 120। तो पी कितना है 8, एन कितना है 750, बटा क्या है 120। 8 से काटा तो कितनी बार? 15 बार। 15 से काटा तो आया 50 हर्ट्ज। अब क्या निकालना? ई। ई बराबर जेड दिया हुआ ना, तो जेड दिया हुआ तो क्या लगोगे? 2.22 5 एफ जेड, सबको तो दिया हुआ है। 2.22 पाई कितना? 30 मिली है, तो 10 की घात -3, आवृत्ति कितनी है? 50, जेड कितना है? 1440। देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाया तो क्या आया भाई? 100। तो देखो एक तो 10 की घात -3 गुणों, पहले तो 1 2 और 3, ये तो हुआ कैंसिल। अब बाकियों को निपट लेंगे। 2 से काटा तो 2 से काटोगे तो 111, 5 10, 10 से 1 0 हो गया कैंसिल। तो ई बराबर मेरे पास बचा 111 गुणा 3 गुणा 144 बट्टा कितना हो गया भाई? 10। 333 को 144 से गुणा कर लो, 10 का दे दो भाग, यही है ना भाई? कर लो गुणा, तो आप ही करो अब। 4000, 4795.2, ये है।
4795.2 बस। जिसकी घात -3 मिली वेबर है ना, तो मिली के कारण आई है। -3 किसके कारण आई है? मिली के कारण। लिख लिया भाई? ओके। अल्टरनेटर है जिसके रोटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है भाई? ये होता है सेलिएंट पोल और ये होता है सिलेंड्रिकल पोल। ठीक है ना? जो सेलिएंट पोल है और सिलेंड्रिकल पोल में फर्क आएगा। ठीक है? हमारे पास क्या फर्क होगा कि बाकी योग योग बॉडी सेम ही है, फर्क इसमें केवल रोटर में। रोटर में ये फर्क होता है कि इसकी गति कम होती है, क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है, और व्यास ज्यादा होने के कारण इस पर पोल ज्यादा होते हैं। जब भी किसी पर पोल अधिक होंगे तो गति क्या होगी? कम। क्योंकि एन बराबर क्या था? एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी, गति पोल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर हमारे पास व्यास अधिक होता है तो पोल ज्यादा है, पोल ज्यादा होने के कारण इसमें गति क्या होती है? कम, और इसमें गति क्या होती है? ज्यादा। ठीक है? और दूसरा है, ये हमारे पास सेलिएंट पोल है तो उभरा हुआ है। उभरा हुआ है कि नहीं है? ये समुन्नत यानी उभरा हुआ प्रकार का है। इसमें उभरा हुआ भाग नहीं, ये पूरा क्या कहलाता है भाई? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। ये सेलिएंट इसलिए कहलाता है कि इसको समुन्नत यानी उभरा हुआ भाग होता है, इसलिए कहलाता है सेलिएंट। तो ये इसमें फर्क इसमें है केवल रोटर में, बाकी सब कुछ अपने पास सेम है। अब मैं लिखता हूं रोटर के प्रकार। पहला होता है आवाज नहीं भाई। पहला है सेलिएंट पोल रोटर, दूसरा है सिलेंड्रिकल पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर है, इसका अन्य नाम क्या होता है? समुन्नत। सेलिएंट पोल रोटर है, उसका अन्य नाम क्या है? समुन्नत प्रकार रोटर है, समुन्नत पोल कह दो। यहां कहते हैं इसको दूसरा नाम होता है नॉन सिलेंड्रिकल। सेलिएंट का मतलब सिलेंड्रिकल नहीं है, और ये नाम ज्यादा प्रचलित रहते हैं। सिलेंड्रिकल का अन्य नाम हमारे पास क्या होता है भाई? बेलनाकार। यहां इसे कह दो नॉन सेलिएंट, यहां क्या कह दो? नॉन सेलिएंट। ठीक है? इसका व्यास अधिक होता है और इसकी अक्षीय लंबाई कम होती है। व्यास अधिक होता है तो इसमें पोल भी क्या होते हैं? अधिक। पोल भी अधिक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं भाई? 6 से 40। पोल की संख्या ज्यादा होती है तो गति क्या होती है? कम। इसमें गति क्या होती है भाई? कम। कितनी होती है? 375 आरपीएम से 1000, ऐसे मानते हैं भाई। ठीक है? इसका हमारे पास क्या होगा भाई? व्यास कम है, व्यास कम है तो अक्षीय लंबाई भी हमारे पास क्या होती है? अधिक होती है अक्षीय लंबाई। इसमें पोल क्या होते हैं? कम होते हैं। पोल कम होते हैं तो कितने होते हैं? 2 से 4। गति क्या होगी भाई? इसकी अधिक होगी, गति अधिक होगी। कितनी होगी भाई? हैं? 1500 से 3000 आरपीएम। इसमें नॉइज यानी पोल ज्यादा होने के कारण नॉइज या शोर इसमें अधिक होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? हाइड्रो टर्बाइन में।
इसमें नॉइज यानी शोर क्या होता है भाई, कम। इसका उपयोग कहां करते हैं, उपयोगी पूछता भी है। स्टीम टरबाइन कह दो या टर्बो अल्टरनेटर कह दो। टर्बो अल्टरनेटर। तो टर्बो अल्टरनेटर की गति क्या होती है, स्टीम टरबाइन की गति क्या होती है, ज्यादा। और हमारे पास जो हाइड्रो टरबाइन की गति क्या होती है, कम। किसका? हाँ, उसमें समरूप प्रकार का होता है। उसमें समरूप प्रकार का इसलिए है क्योंकि इसका आकार ऐसा है जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, समरूप प्रकार का, बराबर रूप से फैला रहेगा ना। इसमें बराबर रूप से फैल नहीं सकता, कारण ये है। लिख लिया भाई। अब हमारे पास एक है इसका वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहते हैं भाई? वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, यही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। नो लोड से फुल लोड तक, फुल लोड से फुल लोड पर वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन।
अच्छा, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? अच्छा, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है और आदर्श अवस्था में क्या हो जाता है भाई? जीरो। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। ठीक है। वी एन एल क्या कहलाता है भाई? नो लोड वोल्टेज। क्या कहलाएगा? नो लोड वोल्टेज। वी एफ एल क्या कहलाएगा? फुल लोड वोल्टेज। आप चाहते हैं लोड परिवर्तन करने पर वोल्टेज बदले ही नहीं। जब नो लोड और फुल लोड बराबर हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन है? आदर्श। आप क्या चाहते हैं भाई? लोड परिवर्तन करने पर वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं हो। तो यही वोल्टेज रेगुलेशन का चाहता है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास लोड अलग अलग प्रकार के हैं। लोड यदि कैपेसिटिव है तो बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा? अरे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा। कैपेसिटिव लोड होगा तो वीएफएल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब लोड कैपेसिटिव है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना। और यदि लोड हमारे पास रेजिस्टिव है तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आएगा जीरो या पॉजिटिव आएगा, लेकिन मान क्या होगा इसका? कम। और लोड यदि आपका इंडक्टिव है तो वोल्टेज रेगुलेशन मान क्या होगा भाई? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा और क्या रहेगा? अधिक। लिखो करने ये ट्रांसफॉर्मर लिखा है, पूरी पूरी लाइन है सेम के सेम डिट्टो। जिनको ट्रांसफॉर्मर पड़े, जिनके ट्रांसफॉर्मर नहीं हुआ उनके होगा तब आ जाएगा, वापस आएगा। और तो क्या करें, यहां तो इसलिए पढ़ाया अल्टरनेटर की इसकी वोल्टेज रेगुलेशन 3 विधियां लिखूंगा, ईएमएफ, एमएमएफ और पोर्टियर त्रिकोण विधि। कैपेसिटिव लोड में वीआर नेगेटिव कैसे होता है? लोड जब कैपेसिटिव होता है तो पावर फैक्टर है जो अग्रगामी होता है। पावर फैक्टर अग्रगामी होने के कारण फुल लोड पर वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। फुल लोड पर वोल्टेज नो लोड की तुलना में बढ़ गया तो यहां पर 50 है या -60 हो गए, -10 आ गए ना भाई। कुल मिला वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा? नेगेटिव, कैपेसिटिव लोड के कारण। कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि फुल लोड पर वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। एक आपने जब पढ़ते ना वो उत्पादन पारेषण वितरण पढ़ते हो तो कहते हैं कि 200 किलोमीटर से दूरी से अधिक दूरी पर भेजते हैं, यहां से 5000 वोल्ट भेजा, आगे कितना पहुंचेगा? 5500। कौन सा गुण है? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव गुण 80 किलोमीटर से पहले आएगा क्या? नहीं, 80 किलोमीटर के बाद भी पॉसिबल है। सही ढंग से कब आता है? 200 किलोमीटर पे। यही होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि कैपेसिटिव गुण आएगा तो हमारे पास लोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये वोल्टेज बढ़ गया लीडिंग पावर फैक्टर के कारण। बताओ ये 50 से -52 करोगे -2 आया नहीं आया? इसलिए नेगेटिव आता है। है? हाँ, ऐसा है। पावर फैक्टर बढ़ेगा नहीं लिख सकता मैं। पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो बढ़ेगा। तो क्या होता है? लीडिंग में लेकिन दोनों में बढ़ता है। पावर फैक्टर लीडिंग है तो कैपेसिटिव है और पावर फैक्टर लेगिंग है तो इंडक्टिव है।
मशीनों में पावर फैक्टर उच्च होना चाहिए, लेकिन होता कौन सा है? लेगिंग वाला। 0.9 कौन सा वाला होता है? लेगिंग वाला है, तो वो भी ऊंची। 0.9 मशीन का पावर फैक्टर निम्न है, उच्च है, लेकिन कौन सा है? लेगिंग। लिख ले भाई। वोल्टेज रेगुलेशन की विधियां। बताइए भाई, वोल्टेज रेगुलेशन की विधि पहली कौन सी है? ईएमएफ विधि। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? एक तो कहते हैं निराशावादी विधि, एक और नाम होता है इसका, हाँ, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि। अब इसको निराशावादी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो होता है ना, ये वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र एक्चुअल में ये नो लोड है, इसको ई नोड से भी डिनोट कर सकते हैं। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100। तो ये जो है ना, ये इसका मान बढ़ जाता है। इसका मान बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है? ज्यादा। ई नोड का मान बढ़ोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या आएगा? ज्यादा। और वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से अधिक हो जाता है, तो वो अपने काम का तो है नहीं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? निराशावादी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको कहीं पर भी प्रैक्टिकली काम में नहीं लिया जाता, केवल पढ़ाई करने के लिए काम में लेते हैं। प्रैक्टिकली जो काम में लिया जाता है, थोड़ा बहुत एमएमएफ ले सकते हो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इंटरमीडिएट प्रकार की है, लेकिन सबसे अच्छा तो होता है जेडपीएफ वाला, जीरो पावर फैक्टर वाला, जिसे पोटियार मेथड कहते हैं। पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वही है। और ये जो एमएमएफ और जो पोटियार विधि है, दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये है गुणा भाग करके एनालिटिकल होता है। और ये दोनों क्या होती है? ग्राफिकल, और ये होता है एनालिटिकल। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से अधिक होता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण और ओपन सर्किट परीक्षण में काम में लिए जाते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेशन विधि कहां काम ली जाती है? शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट परीक्षण में। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से अधिक होता है। दूसरी होती है हमारे पास एमएमएफ विधि। इस विधि को हम क्या कहते हैं? आशावादी विधि। वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से कम होता है। ये भी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में काम लेते हैं। ईएमएफ की तुलना में कौन अच्छा है? एमएमएफ। और एमएमएफ से अच्छा कौन सा होता है भाई? जेडपीएफ, जीरो पावर फैक्टर विधि। पोटियार त्रिकोण विधि। शून्य शक्ति गुणांक, जीरो पावर फैक्टर क्या होता है भाई? शून्य शक्ति गुणांक विधि। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट है, प्रायोगिक एवं शुद्ध। प्रैक्टिकल है और एक्यूरेट है। सबसे अच्छी कौन सी है? जेडपीएफ, ज्यादातर काम लेते हैं उसको। इसमें पूछे एक्यूरेसी क्या होती है? हाई। इसकी एक्यूरेसी इंटरमीडिएट, और इसको एकेडमिक, एकेडमिक मतलब केवल पढ़ने के लिए काम लेते हैं, प्रैक्टिकली काम इसको लेते ही नहीं है, बस ये मतलब है।
गुरुजी हमको कौन सा लोड रखना चाहिए? लोड रखना अपने बस की बात थोड़ी ना है। लोड रखना कौन सा रखना बस की बात है क्या? नहीं बस की बात है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें लेते हैं? केवीए या एमवीए। केवीए या एमवीए में उसकी रीडिंग ली जाती है जिसमें पता नहीं होता लोड क्या रखेंगे। जिसमें पता है लोड क्या रखेंगे उसकी यूनिट केवीए और एमवीए लेते नहीं। ट्रांसफॉर्मर आपके बिजली विभाग वालों ने लगाया है, आपके घर के सामने लगा दिया, आपके घर में कनेक्शन दे दिया, उनको क्या पता तुम केवल लैंप ही चालू करोगे, मोटर चालू करोगे, इंडक्टिव लोड लगाओगे, रजिस्टिव लोड लगाओगे, उनको मालूम है क्या? हो सकता है तुम कैपेसिटिव लोड लगा दो। ये तो लोड अननोन होता है कि नहीं होता है? ट्रांसफॉर्मर आगे लोड क्या है? अननोन। अल्टरनेटर ने विद्युत उत्पादन कर दिया, लोड क्या है? अननोन। लोड नोन है क्या उसमें? नहीं, अननोन लोड है। आपके घर बिजली बिजली की सप्लाई आई, आपने केवल मोटर चालू कर रहे हो, तो लोड कौन सा है? इंडक्टिव। आप मोटर चालू कर ही नहीं रहे हो, हीटर और बल्ब भी चला रहे हो, तो लोड कौन सा है? रेजिस्टिव। है कौन सा है? हाँ, उसने क्या मान रखा है? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन तो बताता है कि कौन सा बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊं, दो संस्था है। अब मैं आपका अर्थ नहीं समझा लेकिन मैं आपको समझा देता हूं जो मैंने जानता हूं। दो संस्था है, एक है आई ट्रिपल ई, ठीक है ना, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके नाम से। एक है एएस है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है वो अपने वहां जैसे अपने बीआईएस है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वैसे वहां एएस है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से निरूपित करता है वो आई ट्रिपल ई होता है, ठीक है। अब एएसए ने कोई और विधि दी, विधि का नाम क्या है? विधि का नाम ऐसे कैसे हो सकता है? अपन को ऐसे थोड़ी है कोई नाम, विधि का नाम आएगा बीआईएस। पता नहीं होगा भाई, मालूम नहीं, अपने इधर तो काम लेते नहीं है। देखो विधि का नाम तो देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पढ़ाई का लोड कैसे कम करें? नौकरी लगे। पढ़ाई का लोड कम करना एक ही तरीका, नौकरी लग के कम होगा, नहीं तो कम होगा नहीं। नहीं तो आप जब तक नौकरी नहीं लगो आगे पढ़ाई तैयार रहेगी। हाँ, नौकरी लग जाओ लोड खत्म हो जाएगा। तो एक बार तो लोड आपको हाई करना पड़ेगा, नौकरी लग जाएगी उसके बाद लोड खत्म हो जाएगा। क्या हुआ चंचल? पीछे तू इशारा कर रहा है ना, क्या कर रहा है? मतलब वो क्या, तू किसको बात कर रहा था? तू किससे बात कर रहा था? है? है? किसको? चंचल को देख रहा था। हो गया भाई, लिख लिया। अब होता है अल्टरनेटर का सबसे लास्ट भाग है समांतर क्रम प्रचालन। जेडपीएफ क्या होता है? ये क्या है? जीरो पावर फैक्टर। अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन बताइए। अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन बताओ क्या है? अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन बताओ क्या है भाई? तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समन्वय क्रम में करके एक साथ संचालित करना। समन्वय समांतर क्रम प्रचालन क्यों करते हो? अधिक लोड को वहन करने के लिए। पहला काम तो भाई, पहले अल्टरनेटर वो ज्यादा लोड उठा नहीं पा रहा है और अब लोड ज्यादा बढ़ गया है,
वो पहले वाला है जो 20 केवीए का ही था, अब लोड बढ़ के कितना हो गया 30 केवीए, तो अब 30 केवीए तो उसे हैंडल होगा नहीं, तो अधिक लोड को वेन करने के लिए या फिर जो अल्टरनेटर लगा हुआ है उस अल्टरनेटर की मेंटेनेंस करनी है, मरम्मत या रिपेयर करना है, तो दूसरे अल्टरनेटर पे लोड ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले से संयोजित अल्टरनेटर मरम्मत या रिपेयर करने के लिए। जब समांतर क्रम प्रचालन करते हैं तो दो नाम आता है, एक नाम आता है रनिंग मशीन, जो पहले से संयोजित है, दूसरी है इनकमिंग मशीन। पहली रनिंग मशीन जो पहले से संयोजित है, इनकमिंग मशीन जो समांतर क्रम के लिए जोड़ी जाएगी, वह मशीन जो समांतर क्रम के लिए संयोजित की जाएगी। अल्टरनेट की रेटिंग किसमें लेते हैं, केवीए या एमवीए। सर्किट ब्रेकर की किसमें लेते हैं, एमवीए। अभी ग्रुप डी का क्या होगा कुछ बताए, कैसे बता सकता हूँ, कल सुनाई होगी, मैं पहले कैसे बता दूं? जज ने कहा था आज सुनेंगे वापस, 4 तारीख कल है ना भाई, हाँ तो कल मतलब कल सुनेंगे वापस। केस क्या है, क्या आईटी वालों के फेवर में दें कि सबके दें, करना क्या है? है? इंडक्शन जनरेटर, हाँ इंडक्शन जनरेटर अलग प्रकार का होता है, लेकिन ये खुद इंडक्शन ही प्रकार का है? जो भी केवीए में ट्रांसफर करेगा हमेशा वो इंडक्टिव मतलब रिएक्टिव और रिएक्टिव दोनों ही देगा, क्योंकि केवीए उसका रिजल्टेंट होता है हमेशा। केवल रिएक्टिव वो दे सकता है जो रेटिंग भी केवीआर में आएगी उसकी, फिर केवीए में रेटिंग नहीं आएगी। जो एक्टिव देना ही नहीं, एक्टिव जीरो करोगे, एक्टिव जीरो करोगे पीछे क्या बचेगा, केवीआर। एक्टिव पावर को जीरो कर दो तो क्या बचेगा, केवीआर। केवीए मतलब के डब्ल्यू और केवीआर दोनों होगा तो रेटिंग किस में आ जाएगी, केवीआर। ये तो रिजल्टेंट आती है ना। वैसे आभासी क्या होता है, आभासी दोनों का योग होता है। कौन सा योग होता है, सदिश योग। रिएक्टिव और एक्टिव का सदिश योग क्या कहलाता है, आभासी। दोनों का कौन सा योग होता है, सदिश योग। लिख लिया भाई। समांतर क्रम प्रचालन की शर्त क्या है, वोल्टेज एक समान, आवृत्ति एक समान, फेज अनुक्रम एक समान, केवीए रेटिंग समान होना जरूरी नहीं है। जिसके पेपर में 65 से 70 स्कोर होता है वो हो जाएगा भाई, प्री पास है, उसको कौन रोके।
आरएलसी समांतर परिपथ में परिणामी परिणामी प्रतिघात 0 होता है, वो अनुनाद पर होता है। हाँ तो अनुनाद बोला नहीं ना, बोल अनुनाद पर तो 0 ही होता है परिणामी प्रतिघात, अभी तो कंडीशन सही है। एक्सएल बराबर भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। और अनुनाद की कंडीशन ही इस बात के ऊपर टिकी होती है, एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्स ही होता है उल्टा, लेकिन मैं समझ गया, लेकिन यहाँ ऐसे सीधा उल्टा नहीं करना, बराबर ही करते हैं है? हाँ देखो ससेप्टेंस तो 0 होगा, समझ गए मैं बात, लेकिन बीएल बराबर बी सी करेंगे तो एक्सएल बराबर भी तो ऐसे एक्स ही बनेगा ना, 1 अपॉन करेगा तो भी कंडीशन तो वही आएगी। नहीं प्रतिबाधा अधिक कहाँ होगी, सूत्र में लगा के देख लो, प्रतिबाधा तो कैंसिल हो जाएगी, प्रतिबाधा अधिक हो जाएगी, वो कैंसिल होने के बावजूद भी तो अधिक अधिक हो जाएगी ना। समांतर में 3 प्रतिरोध लगा हुआ, 2 हटा दोगे तो बाधा क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए बढ़ती है उसमें। तो अब भाई हमारे पास एक है, ये 4 प्रकार की विधियां हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अभी ध्यान से देखो भाई, डार्क लैंप विधि है, ये रनिंग मशीन है पहले से जुड़ी हुई है, ये इनकमिंग मशीन है बाद में जोड़ी जाती है। आर को आर के साथ ही जोड़ोगे, ये आर का आर के साथ जोड़ोगे, एल वाई को वाई के साथ ही जोड़ोगे, बी को बी के साथ जोड़ोगे, सेम को सेम के साथ ही जोड़ोगे, तो कौन सी विधि होगी, डार्क लैंप। कारण क्या है कि जितना वोल्टेज यहां होगा इसका, जितना वोल्टेज यहां होगा इसका, जितना वोल्टेज यहां होगा उतना ही वोल्टेज यहां होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा समांतर वोल्टेज बराबर होना चाहिए। जब वोल्टेज बराबर होगा तो लैंप जलेगा क्या, नहीं, दोनों वोल्टेज क्या है, बराबर, और जब दोनों वोल्टेज बराबर है तो लैंप जलेगा नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डार्क लैंप। जब सभी लैंप बंद हो जाते हैं तो हम कहते हैं कनेक्शन ओके, सभी लैंप बंद हो जाते हैं क्या कहते हैं, कनेक्शन ओके। पहला यदि कह दिया लैंप धीमा जल रहा है, लैंप क्या जल रहा है, धीमा, तो क्यों जल रहा है, तो आप कहेंगे भाई हो सकता है इधर वोल्टेज ज्यादा और इधर वोल्टेज कम हो, तो धारा का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, होगा, तो आप कहेंगे वोल्टेज बराबर नहीं है। कोई भी लैंप इसमें धीमा जलेगा तो दोनों बिंदु पर वोल्टेज बराबर है क्या, नहीं, तभी तो लैंप धीमा चल रहा है, तो दोनों बिंदु पर वोल्टेज बराबर नहीं है। तो वोल्टेज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फील्ड रेगुलेटर की सहायता से इनकमिंग मशीन के वोल्टेज को समायोजित करना पड़ेगा, ज्यादा तो कम करना पड़ेगा, कम है तो ज्यादा करना पड़ेगा, किसकी सहायता से, फील्ड रेगुलेटर की सहायता से। दूसरा कह रहा है ये तो लैंप लगे हुए हैं, दूसरा सवाल आता है कि जो लैंप है ये मान लो एक साथ जल रहे हैं, एक साथ ही बुझ रहे हैं, एक साथ जलते हैं एक साथ बुझते हैं, तो किसका अंतर है, आवृत्ति का, फेज क्रम का नहीं हुआ, फेज क्रम तो आगे पीछे होगा तो फेज क्रम बदलेगा, एक साथ ही चल रहे हैं एक साथ ही बुझ रहे हैं, यानी हो सकता है वो 50 हर्ट्ज पर सप्लाई दे रहा हो, ये कितना पर दे रहा है, 40 पर। अब इसके कारण हुआ क्या कि 50 हर्ट्ज वाला चक्कर पूरा कर रहा है यहां पे, वोल्टेज तो बराबर कर दिया, 40 वाला शुरू तो यहां पर हुआ लेकिन इसने खत्म यहां किया, तो यहां पर जब इसका इस मशीन का 0 वोल्टेज आया, उस समय इस मशीन का वोल्टेज था कि नहीं था, तो चलेगा, तो दोनों की आवृत्तियों में क्या है, अंतर। जब एक साथ जलते हैं एक साथ बुझते हैं तो किसका अंतर है, आवृत्ति का, तो क्या करना पड़ेगा, गति को सही करके आवृत्ति बराबर करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा ना। आवृत्ति के लिए तो किसका भाई, एफ बराबर पी एन बटा 120, एन के द्वारा होगा कि नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है, यदि एक साथ चलते बुझते नहीं आगे पीछे चल रहे हैं, कभी कोई सा चल रहा है कभी कोई सा चल रहा है, तो आप कहेंगे फेज क्रम का अंतर है, किसका अंतर है, फेज। और यदि सभी बंद हो जाते हैं तो आप कहते हैं अब सही है, क्योंकि सभी क्या होना चाहिए, बंद, वोल्टेज सब एक साथ ही हाई हुआ एक साथ ही लो हुआ, एक साथ ही हाई हुआ एक साथ ही लो हुआ, तो सबके सब क्या रहना चाहिए, बंद। वोल्टेज सब में क्या होता है, एक समान, आवृत्ति क्या है, एक समान, पेज क्रम क्या है, एक समान। जब सभी लैंप बंद है तो आप कहेंगे कनेक्शन ओके, और बल्ब यदि फ्यूज हो गए तो भी तो बंद हो ही जाएगा, इसलिए ज्यादा विश्वास करने लायक तो है नहीं है। इससे अच्छी कौन सी विधि है, ब्राइट लैंप विधि। ये मैंने इनकमिंग मशीन नहीं लगाई, रनिंग नहीं लगाई, ये है ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप विधि क्या कहती है कि देखो ये आर का दूसरा किसके साथ जोड़ा, वाई के साथ, और ये इस आर का ये सिरा ये किसके साथ जोड़ा, बी के साथ, ये वाई का किसके साथ जोड़ा, बी के साथ, समान के साथ जोड़ा क्या, नहीं, अलग अलग के साथ जोड़ा, तो तीनों लैंप क्या रहेंगे, ऑन। यदि धीमा जलता है तो वोल्टेज में परिवर्तन, एक साथ जलते बुझते हैं तो आवृत्ति में, आगे पीछे जलते बुझते हैं तो फेज क्रम में, सभी जल रहे हैं तो ओके, ये हो गया ब्राइट लैंप विधि। इसके बाद में आता है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। ये कौन सा है, जो समान में एक समान ही जोड़ा, तो ये तो हो गया डार्क,
और ये दो क्या होंगे? ब्राइट लैंप। डार्क और ब्राइट लैंप विधि में ब्राइट कम से कम कितने लैंप होंगे? दो। केवल एक लैंप ब्राइट कैसे हो सकता है? कनेक्शन करो होगा नहीं ना, तो कम से कम ब्राइट कितने होंगे? दो ब्राइट होते हैं, एक डार्क होता है, तो ये डार्क रहता है ब्राइट लैंप विधि। एक चौथी विधि होती है सिंक्रोनोस्कोप विधि। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे, अभी गणित की क्लास है। ओके, कल सुबह 8 बजे हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 का, करेंगे रिवीजन। आ जाना टाइम पे।